अच्छा एक बात तो बताओ। हाँ। क्या तुम वाकई मंसूर से शादी कर रही हो? हाँ, क्यों? क्या ये तुम्हारा जज्बाती फैसला तो नहीं? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं जज्बाती लड़की नहीं हूँ। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अगर किसी को पसंद करना, किसी का अच्छा लगना मोहब्बत है तो हाँ, करती हूँ। लेकिन अंकल तो कुछ और ही सोचे हुए हैं। यही तो सारा मसला है। उन्होंने तो शुरू से ही मेरे और परवेज की शादी का फैसला कर लिया हुआ है। मैं किसी सूरत परवेज से शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? पता नहीं, शायद इसलिए कि हम बचपन से ही इतने क्लोज रहे हैं कि एक दूसरे की पर्सनालिटीज का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो एक दूसरे से छुपा हुआ हो। पता है, एक नए बंदे की जो एक दूरी सी होती है ना, जो आहिस्ता आहिस्ता कुर्ब में बदलती है। शख्सियतों के छुपे हुए हिस्से होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं और एक दूसरे की शख्सियतों में आहिस्ता आहिस्ता ढलने का अमल शुरू हो जाता है। एक दूसरे की शख्सियत में ढलने की बजाय टकराव और फिर टूट फूट की सूरत भी तो पैदा हो सकती है ना? ये तो फिर तकदीरों की बात आ जाती है ना। जैसा शेक्सपियर ने कहा कि हैंगिंग एंड वाइविंग गो बाय डेस्टिनी। लेकिन अंकल का क्या करोगी? उन्हें कैसे राजी करोगी? कुछ तो करना पड़ेगा, राजी तो उनको करना है। देखो, आज बात करके देखती हूँ। वैसे कबीर, आप ये बताइए कि आपको पिंड मस्तन शाह कैसा लगा? पिंड मस्तन शाह, इस पिंड की तो हर राह और हर पगडंडी मेरे दिल से गुजरती है। अरे पहले तो आप लोगों को शिकायत थी कि भाई इफ्तिताह के मौके पे हम नहीं पहुंचे, अब तो मुस्तकिल आ गए। वैसे आपने इस्तीफा दे के हमारी तंजीम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, रियली। अरे नहीं भाई, पहले यूनिवर्सिटी की नौकरी करते थे, अब अपनी नौकरी करें। डॉक्टर को आपने देखा है, यहाँ साईं मस्तन शाह की दरगाह पर सिंध से कुछ दरवेश आए हैं और समा कर रहे हैं। आपने कभी समा सुना है? नहीं प्रोफेसर, कभी मौका ही नहीं मिला। बड़ा अजीब होता है। मेरा बस चले तो मैं अपनी तंजीम का दफ्तर साईं मस्तन शाह की दरगाह के किसी हुजरे में खोलूं। अच्छा, अब क्या प्रोग्राम? प्रोफेसर, प्रोग्राम ये है कि अभी हम आपको अपने प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे, उसके बाद हम बड़े मलिक साहब से मिलने जाएंगे। That's it। बड़े मलिक साहब से मिलना जरूरी है? प्रोफेसर, व्हाई नॉट? बहुत जरूरी है। बल्कि ये जो हम काम कर रहे हैं, इसकी इब्तिदा मलिक साहब ही ने तो की है। मिलेंगे मलिक साहब से ही मिलेंगे। पापा, ये परवेज कहाँ गया हुआ है? बेटे, मैंने उसे एक असाइनमेंट दी है। आज रात उसने कुछ लोगों को खाने पे बुलाया है। आपने तो उसको आते ही ऐसे काम पे लगा दिया ना पापा कि उससे तो गप लगाने का भी टाइम नहीं मिलता। अरे बेटे, कोई ना कोई बीमारी ऐसी होती है जो पूरी कौम को लग जाती है और उसे अंदर ही अंदर से कमजोर और खोखला कर देती है। बस हमारी कौम को भी एक बीमारी है जो गप लगाने की। बस होटलों में गप, कारखानों में गप, दफ्तरों में गप, जहाँ जाओ गप ही गप। पापा, जी आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बेटे, अब पापा से बात करने के लिए तुम्हें अपॉइंटमेंट चाहिए? आपको जल्दी तो नहीं है ना? टाइम है आपके पास? है 20 मिनट मेरे पास। उसके बाद मुझे अब्रॉड कॉल्स करनी है कुछ। चलें, छोड़ें, किसी और रोज कर लेंगे। ये 20 मिनट नाकाफी है भाई, इसमें सैकड़ों बातें हो सकती हैं। कम ऑन। पापा, बिजनेस की तो वाकई सैकड़ों बातें हो सकती हैं, लेकिन दिल की तो शायद एक बात भी नहीं हो सकती। I see। देखिए जनाब, ब्लैक मार्केटिंग हो, ब्लैक मनी को वाइट करने का कारोबार हो, या फिर ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो, इवन चोरी और डाके की भी एथिक्स होती हैं। और फिर ये तो एक फेयर डीलिंग है। मेरे नजदीक प्रॉफिट से ज्यादा बिजनेस एथिक्स हैं, क्योंकि हमने मार्केट में रहना है।
और ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि मैं आपसे अपना प्रॉफिट लूं और बोरिया बिस्तरा बांध के मार्केट छोड़ दूं। नहीं, मैंने मार्केट में रहना है और मार्केट में वही शख्स रह सकता है जिसके कुछ असूल होते हैं। अब मैं आपको कम रेट्स देकर इस पार्टी से तोड़ भी सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? कि ये बिजनेस के असूलों के खिलाफ है। अब अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो। कल अगर आप ये समझती हैं कि शादी के बाद मैं अपना फिल्म बनाने का वादा पूरा नहीं करूंगा, तो फिल्म पर जो लागत आनी है वो मैं आपको कैश दे देता हूं। अब तो आपको कोई अंदेशा नहीं है ना? कैसी बातें कर रहे हैं मलिक साहब? भला मैं आपका एतबार नहीं करूंगी? अगर आपको मुझ पर एतबार है तो फिर फिल्म मुकम्मल होने की शर्त क्यों लगा रखी है? मलिक साहब, आप तो जानते ही हैं इंडस्ट्री में अनमैरिड लड़की की वैल्यू जरा ज्यादा होती है। आपको उसकी वैल्यू की फिक्र क्यों है? इंडस्ट्री में जितनी फिल्में उसे मिलेंगी मैं उससे दुगनी फिल्में दूंगा। आप बताएं, शादी में लेट करने की और क्या वजह हो सकती है? कोई वजह नहीं मलिक साहब, बस 1-2 दिन में मैं बेबी से बात करके आपको बता दूंगी। हाँ खाला, अब मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। आमिर, तुम्हें कभी ऐसे महसूस हुआ जैसे हम कोई जुर्म कर रहे हैं? जुर्म कर रहे हैं? क्या जुर्म कर रहे हैं? कोई बंदा किसी के लिए इतने अच्छे एहसासात रखता हो, उसे तमाम तर सच्चाइयों से चाहता हो, और दूसरा उसके एहसासात और उसकी सच्चाइयों को एक्सप्लॉइट करे, तो क्या ये जुर्म नहीं? पता नहीं तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है। मैं मलिक साहब की बात कर रही हूँ। वो मुझे बड़ी सच्चाई से चाहते हैं और मैं तुम्हारी खातिर, अपनी माँ की खातिर इस सिचुएशन को कैश कर रही हूँ। मैं खाला के मुतालिक तो कुछ नहीं कह सकता, अलबत्ता अपने मुतालिक कह सकता हूँ मेरा ज़मीर बिल्कुल साफ है। हम उनसे फिल्म बनवा रहे हैं और फिल्म बनाना कोई घाटे का सौदा नहीं है। फिल्म से उन्हें लाखों का फायदा हो सकता है। उस दिन मलिक साहब हमारे यहाँ आए थे, हमारी फिल्म की गजल सुन रहे थे। गजल सुनते सुनते वो कुछ उदास से हो गए। मुझे बड़ी नदामत हुई कि मैं इतने अच्छे शख्स को एक्सप्लॉइट क्यों कर रही हूँ। सदफ, जब हमारी फिल्म बन जाएगी ना, हमारा नाम होगा, तो तब ना तुम्हें उनकी कोठी की जरूरत होगी और ना कार की। ये सब कुछ हमारा अपना होगा। आमिर, मुझे बहुत डर लगता है कहीं मैं ये सारी बात अम्मी को ना बता दूं। खुदा के लिए ऐसा गजब मत करना, सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। सदफ, तुम मुझे कुछ डिप्रेस लग रही हो। चलो आओ कहीं सैर करते।
अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठिए। ये प्रोफेसर कबीर हैं मलिक साहब, जिनका जिक्र हम हर रोज आपसे किया करते थे। वालेकुम सलाम। अंकल, आपने मुझे अभी भी नहीं पहचाना। तुम कबीर हो? हमारे कबीर? जी हाँ, मैं कबीर हूँ। कैसे हो बेटा तुम? कहाँ रहे इतने साल? क्यों खबर नहीं ली हमारी? कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बेटा बेटा, हमें जमाने ने रोन डाला है बेटा। डॉक्टर, हमारी बेटी की रिपोर्टिंग कराए। सॉरी मलिक साहब, दरअसल वो कबीर साहब के आने से हम लोग कामों में इतने मसरूफ हो गए कि मुझे आपको बताना ही भूल गया कि एक दो दिन में मैं रिजल्ट्स लेने के लिए जाऊंगा शहर। किसकी रिपोर्ट? हमारी बेटी बहुत बीमार है बेटा। क्या हुआ उसे? उसके पेट में दर्द रहता है। उसका वजन भी दिन ब दिन कम होता जा रहा है बेटा। तुम ऐसा करो कि किसी दिन उससे जाकर मिल लो बेटा। लड़कियों को अपने नन्हाले रिश्तेदार बहुत अजीज होते हैं। मलिक शाह मुराद को तो तुम जानते हो, बचपन से ही ऐसा है। ये सब कुछ किया धरा उसी का है बेटा। देखिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें शहर के किसी बड़े अस्पताल। अल्लाह ने किया तो ऐसी नौबत नहीं आएगी डॉक्टर। अब मेरा बेटा कबीर आ गया है। इसके आने से हमें बड़ी ढारस हुई है। आपको मालूम नहीं, ये हमारा भांजा है। भांजा है हमारा। अजीब बात है, कबीर साहब ने इसका तस्करा ही नहीं किया कभी हमसे। इंसानी रिश्ते भी अजीब होते हैं, कभी टूट जाते हैं, कभी जुड़ जाते हैं। अल्लाह ने किया है ये रिश्ता एक बार फिर जुड़ गया है। इन्हें निकालिए अंकल, बड़े कीमती हैं, इन्हें संभाल कर रखे। न जाने किस वक्त इनकी जरूरत पड़ जाती है। आप तो अभी से ही तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है बेटा, तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है। आओ बेटे, आओ भाई, बैठो। फरजान, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आज हम दोनों दिल की बातें करेंगे। पापा, ये परवेज कहाँ गया हुआ है? वो किसी काम से गया, आ जाएगा।
लेकिन आज की शाम हम तीनों की है। कहीं बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे और खूब गपशप होगी। और मोना, तुमने उस दिन कहा था ना कि तुमने कोई दिल की बात कहनी है मुझे। आज आपका मूड अच्छा है पापा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका मूड खराब हो, इसलिए रहने दो। अरे मूड अच्छा है तो तुम ऐसी बात करोगी क्यों? पापा वो बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, अगर ऐसी बात है और तुम समझती हो कि मेरा मूड खराब हो जाएगा तो फिर मैं जरा संभल के बैठ जाता हूं ताकि मूड खराब ना हो। लो भाई जी, फरमाइए क्या बात है? पापा ये जो सब कुछ आप कर रहे हैं या मेरे लिए कर रहे हैं ना? जाहिर है, और किस लिए करना है मुझे? आप ही के लिए है। और अगर जिंदगी में कोई ऐसी बात हो कि जिससे मुझे जरा सा भी दुख मिलने का खदशा हो तो आप क्या करेंगे? तो बेटे मैं ऐसी बात हरगिज़ नहीं होने दूंगा। आओ। पापा वो हाँ हाँ, कहो। चुप क्यों हो गई हो? कहो। अगर कहूंगी तो आपको इतना दुख होगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और अगर नहीं कहती तो सारी उम्र खुश नहीं रह सकूंगी। ऐसी क्या बात है बेटे? कहो। मैं परवेज के सिलसिले में बात करना चाहती हूँ पापा। आपने उसके और मेरे मुतालिक एक फैसला किया है जो कि मुझे मंजूर है, लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि मेरे और परवेज के दरमियान एक अजीब बेनाम सा फासला सा है, और मेरा जहन और मेरा दिल उसको सिवाय एक कज़न के किसी और हैसियत से कबूल ही नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो बेटे ये सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। जहन और दिमाग दोनों हर हैसियत को कबूल कर लेते हैं बेटे। नहीं पापा, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने आप को जानती हूँ। मेरा जहन उसको सिवाय कज़न के किसी तरह से एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। तुम कहना क्या चाहती हो? खुलकर कहो। अगर आप मुझे इंतखाब करने दें तो देखो मोना बेटे, अगर खुदा न खास्ता तुम्हारा इंतखाब कोई ऐसा वैसा है तो फॉर गॉड सेक मुझे मत बताना प्लीज। पापा आपके म्यार से तो इंतखाब ऐसा वैसा ही है, लेकिन मेरे अपने म्यार से मैंने बहुत अच्छा इंतखाब किया है। मोना, तुम जो शौक्स भी देना चाहती हो मुझे जल्दी से दो। बार बार मत करो ऐसा। मुझे जल्दी से बताओ वो शख्स कौन है जिसको तुमने परवेज की जगह मुंतखब किया है? पापा वो मंसूर है। मंसूर? इसका मतलब ये हुआ कि तुम परवेज के साथ शादी नहीं करना चाहती? पापा मैंने आपके फैसले से इनकार नहीं किया, लेकिन तुम नहीं जानती बेटे तुमने कितनी बड़ी बात कह दी है और इसका नतीजा क्या निकलेगा। मैंने अब तक पूरी जिंदगी देकर जो कुछ बनाया है धड़ाम से जमीन पर आ गिरेगा। लेकिन पापा आपने खुद ही तो कहा है कि ये जो सब कुछ आप कर रहे हैं ये मेरी खुशियों के लिए कर रहे हैं ना। बेटे मैं कब कहता हूं कि नहीं किया मैंने ऐसा? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी खुशियों के लिए किया है, लेकिन इतनी ढेर सारी खुशियों में से मैं एक आदमी खुशी हासिल करने के काबिल नहीं। पापा आपकी खुशी के लिए तुम अपनी सारी जिंदगी की खुशियां कबूल कर सकती हूँ। बेटे अगर मेरी खुशियों के लिए तुम अपनी खुशियां कुर्बान कर सकती हो तो तुमने ऐसी बात कही क्यों? क्यों कही? पापा मैं अब भी ये कर सकती हूँ। आप मेरे बाप के साथ साथ मेरे दोस्त भी तो है ना, और मैंने तो आपको एक दोस्त समझकर अपने एक दिल की बात कही है, लेकिन मैंने आपके फैसले से इनकार नहीं किया। आप मेरी इस बात को इनकार ना समझिएगा।
चांद की किरणों शबनम से मैं तेरा नाम लिखूं। बेटी, मालिक साहब के तेवर बहुत बदले हुए थे। किस बात पर बदले हुए थे अम्मी? शादी की बात पर और किस बात पर? लेकिन जब तक फिल्म मुकम्मल नहीं हो जाती हम उन्हें इस बात का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन मलिक साहब ये समझ रहे हैं कि हम लोग उनसे बहाने कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि फिल्म की सारी रकम आप लोग एडवांस ले लें, फिल्म शादी के बाद भी बनती रहेगी। अम्मी, आप जानती हैं कि मैं आमिर से प्यार करती हूँ। हाँ, जानती हूँ, लेकिन पेट का मामला दिल के मामले से ज्यादा आम होता है बेटी। पेट भरा हो तो दिल भी धड़कता है। मैं और आमिर इतना कमा लेंगे कि अपना पेट पाल सके। जिंदगी सिर्फ रोटी का नाम नहीं है बेटी, और भी बहुत कुछ चाहिए जिंदगी गुजारने के लिए। और वो जो कहते हैं ना, 2 गज जमीन, ये बात मुर्दों के लिए तो सही है, लेकिन जिंदा रहने के लिए सारी दुनिया चाहिए। अम्मी, क्या आपने जिंदगी में कभी किसी से प्यार किया है? हाँ, किया है। इसीलिए बेटी तुम्हें उसके नताइज से आगाह कर रही हूँ। अम्मी, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, फिर कभी बात करें। लेकिन बेटी, मलिक साहब अपनी बात का जवाब मांग रहे हैं। अम्मी, फिर कभी बात करेंगे। आप यहाँ कैसे? जैसे आप यहाँ पर हैं, वैसे मैं भी यहाँ पर हूँ। यानी वहाँ नौकरी? जी, मैं नौकरी छोड़ आई, मगर आप खुदारा लेक्चर मत दीजिएगा। बात लेक्चर की नहीं है साजिदा, बात यह है कि मैं, देखो, शहर में और गांव में काफी फासला है। रोज का तुम्हारा आना जाना, इससे बड़ी एग्जर्शन होगी। प्रोफेसर कबीर, वो सारा बंदोबस्त करके आई हैं। यहाँ पे मंसूर का घर भी है, वो यहीं रहेंगे, मंसूर के घर। अब तो आप अपने चेहरे के तासुरात को खुशगवार बनाएं, वरना मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कोई जुर्म किया है। डॉक्टर, वो कोई चाय वाय नहीं? हाँ जी प्रोफेसर, क्यों नहीं, वन नॉट। वो मंजूर को मैंने कहा तो है चाय के लिए ले आएगा वो। इन्होंने बड़ा होमवर्क किया हुआ है। क्या होमवर्क किया आपने? मैंने लड़कियों और खवातीन की तालीम के 2 प्रोजेक्ट तैयार किए। एक प्रोजेक्ट खवातीन की इनकम जनरेशन का भी तैयार किया। इस्लामाबाद में बेस्ड एक एनजीओ इन दोनों प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करेगा, और ये दोनों प्रोजेक्ट्स आप लोगों की तंजीम के तहत चलेंगे, लेकिन इनको मैं खुद चलाऊंगी। डॉक्टर, ये मसला जो है, ये चाय और कॉफी तो मुनासिब नहीं है इसके लिए, है? जी हाँ प्रोफेसर, मेरा भी ये ख्याल है, छोटी मोटी पार्टी होनी चाहिए इस सिलसिले में। तो अच्छा है। अब कैसे हो बेटा? अब ठीक हूँ बाबा, इन दवाओं से बड़ा आराम मिला है। वो डॉक्टर कह रहा था कि तुम मामूली सा पेट का दर्द था, इस इलाज से फायदा होगा तुम्हें बेटा। आप भी यूं ही परेशान हो जाते थे, अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। हाँ बेटा,
अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया बेटा। वो कबीर था ना तुम्हारी खाला का बेटा। कबीर? हाँ बाबा, क्या हुआ उसे? अरे उसे कुछ नहीं हुआ है बेटा, वो आजकल यहाँ आया हुआ है। यहाँ? हमारे गांव में? हाँ बेटा, वो हमारे गांव में आया हुआ है। हम जो अस्पताल चला रहे हैं ना, उस तंजीम का सदर है। और वो अपने नौकरी छोड़कर मुस्तकिल तौर पर गांव में आ गया है बेटा। कैसा है वो बाबा? अरे बिल्कुल वैसा ही है बेटा, बस जरा सा ढल गया है वो। लेकिन बेटा वो बहुत बड़ा इंसान बन गया है। अगर उसने उस वक्त वो नौकरी ना छोड़ी होती ना बेटा, तो आज इतना बड़ा अफसर होता कि हमारे जैसे जिम्मेदार उसके माथे तो कोई तालियां पेश कर रहे होते। लेकिन बेटा वो इंसानों की खिदमत में लग गया है। इसका मतलब है उसने अपने आप को पा लिया है। हाँ बेटे, इंसानों की खिदमत में बंदा खुद को तो क्या, खुदा को भी पा लेता है बेटा। बाबा, मेरे ननिहाल में कबीर ही एक रह गया है। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ बेटे, हम खुद उसको लेकर यहाँ आएंगे या उसे तुम्हारे पास भेज देंगे। अंकल, आप इतने डिप्रेस्ड क्यों हैं? इंसान तसव्वुरात के कितने खूबसूरत महल बनाता है। किसी दिन अचानक वो सारे के सारे महल धड़ाम से जमीन पर आ गिरते हैं तो बेचारा इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। कम ऑन अंकल, आप तो बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं। जिंदगी की रफ्तार को घड़ी के कांटों से और जिंदगी की वैल्यूज को, उसकी खुशियों को कैलकुलेटर के कूल कैलस फिगर से नापने वाले आपने तो सवराती महल कैसे बना ली? औलाद की खुशियों के लिए प्लान तो बनाने पड़ते हैं ना। अंकल, आप तो जानते हैं कि किसी भी प्लान को मुकम्मल करने से पहले उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाती है। अब देखें, आपने शुगर मिल का प्लान बनाया तो सबसे पहले आपने उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई। खुशियों और शुगर मिल्क के प्लान में बहुत फर्क होता है प्रोफेसर बेटे, बहुत फर्क होता है। कोई फर्क नहीं अंकल। शुगर मिल के प्लान में लॉस और प्रॉफिट को देखा जाता है और जिंदगी के प्लान में गम और खुशी को, दोनों को एग्जामिन किया जाता है। जब मैंने आपके इस प्लान को शुगर मिल के प्लान की तरह एग्जामिन किया तो मुझे लगा कि ये फिजिबल नहीं है। क्यों? क्यों फिजिबल नहीं है? इसलिए अंकल कि इसमें लॉस ही लॉस है। ना मैं मोना को खुशियां दे सकता हूं और ना मोना मुझे खुश रख सकती है। मगर क्यों? क्या तुम दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते? चाहते हैं अंकल, बहुत चाहते हैं। इतना चाहते हैं कि शायद ही कोई कजन दूसरे कजन को इतना चाहता हो, या कोई दोस्त दूसरे दोस्त से इतनी मोहब्बत करता हो जितनी कि हम दोनों एक दूसरे से करते हैं। अंकल, जब हम दोनों में मोहब्बत का इतना गहरा ताल्लुक है तो फिर क्यों हम एक ऐसे ताल्लुक को बनाएं जो हमारे पहले ताल्लुक को भी कमजोर कर दे या शायद उसे तोड़ दे। इसलिए अंकल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने इस प्लान को दिल से नहीं दिमाग से एग्जामिन करें। और अगर फिर भी आप अपने इस प्लान को अमली जामा पहनाना चाहें
हुक्म करें अंकल, हम दोनों में से कोई भी इनकार नहीं करेगा। सामचा जी, वालेकुम सलाम। देखें कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, ये है मेरी मामी और मंसूर की चची। आज बैठे। और मैं भी मंसूर की तरह इनको चची कहता हूँ। बैठिए। चाची, नूरी कहाँ है? इधर ही थी। नूरी, नूरी इधर आओ, मेहमान आए। बाहर आओ। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, ये है मेरे मामा की बेटी और मंसूर के चचा की लड़की नूरी। चाची, मंसूर जहाँ पढ़ता है ना, हाँ हाँ। ये वहाँ पढ़ाती हैं। अच्छा, आप मंसूर को जानती हैं? हाँ, मैं मंसूर को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बेटी सच बताओ, मंसूर की तबीयत तो ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है। आप लोग कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ, ये परेशान इसलिए हो रहे हैं कि मंसूर जब भी शहर जाता है तो अपना अहवाल भेजता रहता है। अब कई दिनों से कोई खत नहीं आया तो ये इसलिए परेशान है। बेटी, नूरी को तो रात को नींद ही नहीं आती। जब सोती है तो डरावने ख्वाब देखती है। कहती है कि मंसूर जरूर किसी मुसीबत में है। नहीं, मंसूर बिल्कुल ठीक है। आप लोग तो यूं ही परेशान हो रहे हैं उसके लिए। वो खुश तो है ना? वो बहुत खुश है और तुम्हें तो बहुत सलाम कहा है उसने। अच्छा, आप ये बताएं कि आप क्या खाएंगी? मैं खाऊंगी नहीं, पीऊंगी। एक कप चाय का। मैं अभी लाई। नूरी, बेटा वो जो मंसूर के लिए चूरी और पंजीरी बनाई है ना, वो भी थोड़ी सी ले आना। अच्छा माँ। यूसुफ, यूसुफ। भाई वो एक तो नाश्ता लाओ, मेरे लिए कॉर्नफ्लेक्स ले आना। और परवेज कहाँ है? सर परवेज साहब तो आज सुबह सुबह कहीं चले गए हैं। चले गए हैं? कहाँ? पता नहीं सरकार, ये एक खत दे गए हैं। डियर अंकल, मैं एक जरूरी काम से कराची जा रहा हूं, वहीं से अमेरिका चला जाऊंगा। आप अपने प्लान पर ठंडे दिल से गौर करें और अगर इसके बावजूद आप इसे फिजिबल समझें तो मुझे हुक्म करें, मैं वापस आ जाऊंगा। आपकी चाहतों का मोहताज, परवेज। मैडम, नूरी और उसका गांव, घर कैसा लगा? मुझे उसका घर भी बहुत पसंद आया, गांव भी। क्या नूरी और मंसूर की मंगनी बचपन में ही हो गई थी? हमारे यहाँ बचपन में ही रिश्ते तय हो जाते हैं। तो क्या लड़के और लड़की की पसंद नहीं देखी जाती? नहीं, दोनों की वही पसंद होती है जो बुजुर्गों की होती है। तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी होगी। नहीं, मैं बच गया। तुम कैसे बच गए? खानदान में कोई लड़की ही नहीं थी। क्या नूरी वाकई मंसूर को बहुत चाहती है? मैडम, हमारे यहाँ लड़की जिससे मंसूब हो जाए वही उसके लिए कायनात बन जाता है। मंसूर का अहवाल नहीं आया था तो वो सख्त परेशानी में हर रोज ये कहती है कि मास्टर जाओ मंसूर का शहर से जाकर अहवाल मालूम करके आओ। तो तुम गए क्यों नहीं? छुट्टी नहीं मिल रही मैडम। तुम्हें जाना चाहिए था। क्यों, कोई खास बात है? अरे नहीं, वैसे तुम्हें जाना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है मैडम, एक दो रोज में मैं चला जाता हूँ। हाँ। अच्छा अच्छा, मैडम, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
आज साशा क्यों खामोश है भाई? इंग्लैंड जा रही है इसलिए। इंग्लैंड जा रही है? वो क्यों भाई? उसके इन-लॉज जो वहाँ होते हैं। इन लॉज नहीं, आउट क्लास कहो। तो गोया साशा की शादी हो रही है। शादी के बाद हमें भूल तो नहीं जाओगी? अगर तुम लोगों ने इस किस्म की बकवास की तो मैं रो दूंगी। अच्छा, ये कह के लगा करो मुस्कुरा मुस्कुरा कर दिया तेरे। फ्लैट कैसा लगा? भाई बहुत अच्छा है। किसका है? पापा की कंपनी का। जो कंपनी गेस्ट आते हैं ना, वो यहाँ ठहरते हैं। लेकिन हम तीनों में से तो मेरे ख्याल में कोई भी तुम्हारी पापा की कंपनी का गेस्ट नहीं है। फिर हमें किस चक्कर में यहाँ लाई हो? हम में से एक कंपनी के मालिक की बेटी का मेहमान है। वो कौन है भाई? तुम अब उस क्वार्टर से निकलकर यहाँ रहोगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी तुम यहीं करोगे। मैं यहाँ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? इनकी खुददारी को ठेस लगेगी और मिडिल क्लास की खुददारी बड़ी फ्रेजाइल होती है। मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रही, तुम्हें किराए पे दे रही हूँ ये फ्लैट। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी मोना। भाई मैं इसका किराया नहीं दे सकता। वो कर सही, जब नौकरी मिलेगी तो वसूल कर लिया जाएगा, वो भी आसान किस्तों पे। लेकिन मोना, लेकिन वेकिन के जमाने गुजर गए और अब तो हर हुक्म पर सरे तस्लीम खम करना होगा। बावर्ची सारा वक्त मौजूद होगा और तुम्हारी देखभाल के लिए कभी कभी हम भी आ जाया करेंगे। स्किनर बेटा, देखो तो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। जीते रहो मेरे लाल। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कॉलेज से भाग के तो नहीं आए? आपका बेटा ऐसा कर सकता है? बस वो टेस्ट के बाद 2-4 दिन की छुट्टियां हुई, सोचा आप लोगों से मिलो। बहुत अच्छा किया। हमारा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा और फिर अपने गांव के अस्पताल को संभालेगा इंशाल्लाह। सजावल खान, तुम्हें मालूम है कि हमारे अस्पताल का बड़ा कौन है? कौन है नाना जान? वो हमारा कबीर है बेटा। कबीर? कबीर कौन है नाना जान? वो मेरी मरहूम खाला का बेटा है। अरे वो तो फिर हमारा अजीज हुआ ना। हाँ बेटा, वो तुम्हारे अंकल हैं। अंकल है? लेकिन नाना जान, आपने और अम्मी जान ने कभी जिक्र नहीं किया। हाँ बेटा, कुछ लोग जीते जी एक दूसरे के लिए मर जाते हैं। कबीर भी उन्हीं में से था। वो हमारे लिए मर गया और हम उसके लिए। लेकिन ऐसा क्यों था? बेटा वो तुम्हारी नानी जान के इंतकाल के बाद रिश्तों में दरारें पड़ गई थी बेटा। अरे नाना जान, वो हमारे करीबी अजीज हैं। मैं आज ही जाके उनसे मिलता हूँ।